नमस्कार मित्रों, हमारी चर्चा कालिदास के स्थान को लेकर के चल रही है। हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं कालिदास मिथिला के थे या नहीं थे। हमने कालिदास को पूरी तरह से काली देवी से अलग समझा और अलग मैंने उसको स्थापित करने का प्रयास किया, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज के बेसिस पे। दूसरे शब्दों में कालिदास काली के दास नहीं थे और मैथिल होने का जो तर्क है और जिस प्रकार उच्चैठ में काली देवी के वर्णन की बातें आती है, तो केवल उच्चैठ ही नहीं, पूरे मिथिला प्रदेश में काली की पूजा होती है। आप लोग जानते हैं जिसे दिवाली कहते हैं, मिथिला में उसे दिवाली या दीपावली कम, काली पूजा ज्यादा कहा जाता है, क्योंकि उस दिन काली देवी की पूजा होती है। तो जिस प्रकार से काली देवी की पूजा होती है, तो फिर उच्चैठ ही क्यों? क्योंकि उच्चैठ का भी जो वह काली मंदिर है वो बहुत प्राचीन नहीं है, मुश्किल से 400 वर्ष पुराना वह मंदिर है। और कालिदास आज से नहीं कुछ तो आप देख लीजिए कि लगभग 1500 वर्ष पुराने हैं। तो उस मंदिर को भी या उस मंदिर के गर्भगृह को भी या उस मंदिर की मूर्ति को कम से कम 1500 वर्ष पुराने होने चाहिए। इसीलिए भावना में हम ना देखें कि कालिदास मिथिला के थे या नहीं थे। अब एक अन्य सिद्धांत है जो कि हम उत्तराखंड में प्राप्त करते हैं कि कालिदास उत्तराखंड के थे। उत्तराखंड होने के लिए भी दुर्भाग्य से समीक्षकों ने संबंध बनाने की जो कोशिश की है वो काली से ही, कि काली देवी के मंदिर प्राप्त होते हैं और वो काली देवी का मंदिर एक सविशेष कालिदास को उत्तराखंड में एक गांव है कविठा, वहां का माना जाता है। और वहां पर काली मंदिर है, प्राचीन काली मंदिर है, भग्न अवशेष आदि जो भी इतिहास में जो होता है, जो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स होते हैं वो सारे होते हैं। लेकिन कालिदास वहां के थे वो इसलिए कि काली देवी का मंदिर है और काली के भक्त थे। बात वही हो गई कि जिन तर्कों के आधार पर मैंने मैथिल होने का खंडन किया, वो तर्क ऑटोमेटिकली इन पर भी आरूढ़ हो जाएंगे, क्योंकि कालिदास काली के भक्त नहीं थे। और चूंकि कालिदास काली के भक्त नहीं थे, इसलिए काली देवी के मंदिर होने या ना होने से कालिदास को हम किसी प्रदेश विशेष का नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन एक तर्क है जिस तर्क के ऊपर में लोग कम चर्चा करते हैं, वह यह तर्क है कि महाकवि कालिदास के काव्य में जिस प्रकार हिमालय का वर्णन प्राप्त होता है वो अन्यत्र दुर्लभ है। कालिदास पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से अपने काव्यों में प्रायशः हिमालय का वर्णन प्राप्त करते हैं। और उसी हिमालय वर्णन में आप देखेंगे कि कुमार संभवम के प्रारंभ में ही स्टार्ट ही वो हिमालय वर्णन से करते हैं। और हिमालय का वर्णन कोई वह एक या दो पद्य में नहीं करते, एक श्रृंखलाबद्ध रूप में वो करते हैं। और केवल हिमालय की पहाड़ियों या पर्वतों का वर्णन नहीं करते, उस प्रदेश में रहने वालों जो लोग हैं, उस प्रदेश में जो रहने वाले जो वहां की प्रजा है, वहां के जो लोग हैं, उनके दैनंदिन जीवन का प्रयोग करते हैं। और वो दैनंदिन जीवन जो है, वे जो लोग हैं, वो ट्राइब्स रूप में वहां पर महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है कुमार संभवम के प्रथम सर्ग में, जहां पर कि हम किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, इसी तरह से किरात, सिद्धवर्ग, ऐसे लोगों का हम विवरण प्राप्त करते हैं। और किस प्रकार उनकी जिंदगी है, किस प्रकार अपना वो लाइवलीहुड को कंटिन्यू कर रहे हैं, किस प्रकार शिकार करके, तो कोई बांसुरी बजा करके, तो कोई इस रूप में, किस प्रकार उनकी बेटियां सुंदर होती हैं देखने में। ऐसे ऐसे वर्णन के द्वारा उस प्रदेश का समग्र वहां उपस्थित करते हैं। और एकमात्र वही स्थल विशेष है जिसमें महाकवि कालिदास इससे अधिक वर्णन किसी भी स्थल का नहीं करते जितना कि इन्होंने हिमालय प्रदेश का वर्णन किया है अपने काव्य में, कॉन्टिन्यूड। तो इसलिए अगर हम कालिदास को हिमालय प्रदेश का समझें, माने, और मानना भी चाहिए, तो निस्संदेह महाकवि कालिदास उत्तराखंड के थे। और जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हम प्राचीन उत्तर प्रदेश की बात करेंगे कि महाकवि कालिदास उत्तर प्रदेश के थे। क्यों नहीं सिद्ध किया जा सकता? और एक चीज मैं स्पष्ट बता दूं
कि मैं भावनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश का नहीं हूं, लेकिन जब मैं समीक्षा देखता हूं, जब मैं कालिदास के काव्यों में रिफ्लेक्शन देखता हूं, मालिनी नदी जहां पर कण्व ऋषि का आश्रम है और एक अत्यंत सुंदर वर्णन है उस आश्रम का, उत्तर प्रदेश में है, मेरठ के पास, बिजनौर के पास। आज भी हस्तिनापुर नामक स्थल विशेष जो है काफी प्रसिद्ध है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, उत्तर प्रदेश में है। गंगा यमुना संगम वर्णन की चर्चा की, उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या का जितना सुंदर वर्णन है महाकवि कालिदास के काव्य में, उत्तर प्रदेश में है। तो अगर पंडित सूर्य नारायण व्यास जी केवल 2 या 3 पद्यों में अगर उज्जैनी का वर्णन है और उन 3 पद्यों के वर्णन से अगर वो कालिदास को उज्जैनी का सिद्ध करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस आधार पर कालिदास ने संदेह उत्तराखंड अपिच उत्तर प्रदेश के प्रतीत होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हिमालय का वर्णन है, हिमालय की वनस्पतियों का वर्णन है, हिमालय की आबो हवा का वर्णन है, हिमालय के लोगों का वर्णन है, हिमालय में रहने वाले लोगों के दैनंदिन जीवन का वर्णन है, और एक व्यक्ति तटस्थ होकर के किरात का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार किरात शिकार के लिए जाते हैं, वो जब तक व्यक्ति मनोयोग से और शरीर से यहां उपस्थित नहीं होगा तब तक ऐसा वर्णन संभव नहीं है। इसलिए महाकवि कालिदास को एक संभावना के रूप में हम जरूर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का मान सकते हैं और हमें ऐसा मानना चाहिए। हो सकता है कि इसमें भी भावना दिख रहा हो, लेकिन मैं भावुक नहीं हूं और मैं राग द्वेष बहिष्कृत होकर के महाकवि कालिदास के स्थान की चर्चा कर रहा हूं। इसके बाद जो ये सारी चर्चा है, कालिदास शिव के भक्त हैं, हिमालय में आप पाएंगे शिव की काफी चर्चा होती है। तो हिमालय प्रदेश में और शिव का होना, ये कालिदास को उसी प्रदेश का होना और वहां के शिव के प्रति उनकी आराधना का भाव होना, मैं समझता हूं कि उनको उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का स्थापित करता है। चूंकि कालिदास यायावर थे और यायावर किसी एक स्थान के नहीं होते, और वो कालिदास किसी एक स्थान के ना होकर के कालिदास केवल और केवल भारतीय थे। और जिस प्रकार भारतीय सुषमा का सौंदर्य, जिस प्रकार भारतीय सुषमा के सौंदर्य की खुशबू हम कालिदास के काव्य में प्राप्त करते हैं, ऐसी सुगंधी, ऐसी खुशबू अन्यत्र किसी भी कवि के काव्य में हमें दिखता नहीं है। इसलिए कालिदास के काव्य में हम कालिदास को किसी एक स्थान से बांध करके ना देखें। कालिदास यायावर थे, कालिदास भारतीय थे, इसलिए कालिदास भारत के हर प्रदेश से थे। और यही कारण है कि कालिदास के काव्य में भारत के सारे प्रदेशों का बखूबी, तार्किक, सुंदरतापूर्ण प्रतिबिंबन है। कालिदास भारतीय थे। अब रही बात, कालिदास के विषय में कई सारी कहानियां सुनाई जाती है और उन्हीं कहानियों में एक बात आती है कि कालिदास बचपन में मूर्ख थे, अपने शैशव में मूर्ख थे। जिस पेड़ की डाल पर वे बैठे थे, उसी पेड़ की डाल को काट रहे थे। और कुछ पंडितों ने द्वेषपूर्वक एक घमंड से युक्त उस काल के राजा की राजकुमारी विद्योत्तमा से इनका विवाह करवा देता है। विद्योत्तमा अपमानित करके, इनकी मूर्खता का परिहास करते हुए अपने घर से उसे निकाल देती है। कालिदास अपमान का अनुभव करते हुए जाते हैं, तपस्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, काली देवी से वरदान प्राप्त करते हैं और फिर आकर के विद्योत्तमा से मिलते हैं। विद्योत्तमा जैसे ही अपने घर का द्वार खोलती हैं और सामने कालिदास को देखती है तो गुस्सा करके वह प्रश्न करती है कि अरे मूर्ख, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, अब भी तुम्हारी वाणी में कोई विशिष्टता आई या नहीं, या उसी तरह से मूर्ख हो। बेचारा कालिदास एक मनोभावना में था, भावना के अधीन होकर के दुखी सा मन लेकर के बाहर आ जाते हैं और इन तीनों शब्दों के आधार पर 3 काव्यों की रचना करते हैं। अस्ति से कुमार संभवम, क्योंकि पहला पद्य है अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।
कश्चित से मेघदूतम की रचना करते हैं, जिसका पहला पद्य है कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः, और विशेष से रघुवंशम की रचना करते हैं, जिनका वाग विशेष से वाग शब्द से रघुवंशम की रचना करते हैं, जिसका पहला शब्द है वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्ते पार्वती परमेश्वरो। मित्रों, ये कहानी है, निराधार कहानी है, और कालिदास के व्यक्तित्व की व्याख्या ना करके कालिदास के व्यक्तित्व को अपमानित करने की यह कथा है। कालिदास मूर्ख नहीं थे, और हम आप सभी जानते हैं। जब कालिदास के किसी एक ग्रंथ का नाम लिया जाता है तो श्रेष्ठ ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, लेकिन उस अस्ति कश्चित वाग विशेषः में जो टीकाकार हैं, जो परवर्ती टीकाकार है 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के वल्लभ नामक टीकाकार है, जिन्होंने ये अस्ति कश्चित वाग विशेषः का सिद्धांत दिया है, वल्लभ या शायद वल्लभ ही है, तो अब वहां ये कहानी चलती है। उससे पूर्व यह कहानी विद्यमान नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मित्रों, जो व्यक्ति बचपन में मूर्ख होगा वो व्यक्ति कभी भी इस प्रकार का भावुक कवि नहीं हो सकता, शब्द से युक्त, जिनके भावों की गंभीरता और इस प्रकार की वैषयिक विविधता का कवि नहीं हो सकता। तीसरी बात जो सबसे प्रमुख और प्रधान बात है वह यह कि 7वीं शताब्दी यानी 636 ईस्वी के लिखे गए अभिलेख में महाकवि कालिदास को महाकवि कह दिया गया है, और यह कहानी उससे पहले कभी ज्ञात नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि मेरुतुंगाचार्य, जो कि सविशेष एक जैन कवि थे, 14वीं शताब्दी में प्रबोध चिंतामणि नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम उन्होंने ऐसी कहानी प्रारंभ की। 800 ईस्वी यानी 800 वर्ष अगर हम यही मान के चलें कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, तो 1000 वर्ष के मध्य की इस अवधि में महाकवि कालिदास को कभी भी किसी ने मूर्ख नहीं कहा, बल्कि उनके सम्मान में एक से एक लंबे पद्य लिखे। उसी 7वीं शती के होने वाले बाणभट्ट ने निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजरीष्व जायते कहकर कालिदास के काव्य का सम्मान करते हैं। कहीं भी कालिदास की मूर्खता का विवरण और वर्णन प्राप्त नहीं होता। उस 14वीं शताब्दी के एक ग्रंथ में लिखी गई कहानी को आधार बना करके आज विद्वत परंपरा महाकवि कालिदास को मूर्ख सिद्ध करती है। दुखद है इसी परंपरा का, जिसने कभी भी इतिहास को नहीं पढ़ा, जिसने कभी भी महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व को नहीं जाना, लेकिन हमने उसे कहानियों में मूर्ख बना दिया। और आज भी कालिदास को लोक परंपरा में उतने प्रसिद्ध कवि के रूप में नहीं कोट करते जितना कि प्रसिद्ध वो मूर्ख के रूप में कालिदास को कोट करते हैं। नहीं, विद्वत वर्गों से निवेदन है, छात्रों से निवेदन है, आप सब लोगों से निवेदन है कि कृपया पढ़ें और महाकवि कालिदास को मूर्ख सिद्ध न करें। कालिदास मूर्ख नहीं थे। कालिदास न भूतो न भविष्यति थी। कालिदास के बारे में कोई ऐसा कवि नहीं है, कोई ऐसा विद्वान नहीं है जिसने 2 या 4 सम्मान के वाक्य न लिखे हों। कोई भी ऐसा कवि आपको, कोई भी ऐसा छात्र नहीं मिलेगा जो कालिदास को कालिदास की उस गरिमा, उस वैभव, उस महिमा के रूप में ना देखते हो। कहानियों में हर व्यक्ति के विषय में कहानी गढ़ी जा सकती है। हमारे यहाँ की भी परंपरा है, अपने सब जगह आप लोग भी देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति जब बड़ा बन जाता है, महान व्यक्ति बन जाता है, तो उसके बचपन की ढेर सारी कहानियां ऐसे निकलने लगती हैं जैसे कि वो उनके साथ खेलने कूदने वाले हों। चटखारे लेकर के उन कहानियों को सुनते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के श्रम, उस व्यक्ति के अवदान को हम भूल जाते हैं। कालिदास थे। कालिदास जिसको कह सकते हैं कि अनामिका सार्थवती बभूव, वो थे कालिदास। अब आते हैं कालिदास की कृतियों को लेकर के, कालिदास के काव्यों की पृष्ठभूमि को लेकर के। कालिदास ने हर विधा के काव्य लिखे। समकालीन जगत में काव्य की जितनी विधाएं समुपलब्ध थीं, प्रायशः उन सारी विधाओं में महाकवि कालिदास ने काव्यों का निर्माण किया। मैं इस मध्य में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, वो है शेक्सपियर को लेकर के। शेक्सपियर से बार बार महाकवि कालिदास की तुलना की जाती है। कवि के रूप में, लेखक के रूप में, नाटककार के रूप में
शेक्सपियर से कालिदास की तुलना नहीं की जानी चाहिए। शेक्सपियर एक विधा के कवि हैं, एक विधा के लेखक हैं, वो एक नाटककार हैं। महाकवि कालिदास महाकाव्यकार हैं, गीतकार हैं, नाटककार हैं। मैंने अभी कहा कि समकालीन जगत में, अर्थात जिस समय महाकवि कालिदास हुए थे, उस काल में जितने भी काव्य की विधा समुपलब्ध थी, उन्होंने उनमें काव्य लिखने का हर संभव भरसक प्रयत्न किया। आपका प्रश्न आ सकता है कि उन्होंने गद्य नहीं लिखा, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि उस समय गद्य की विकसित परंपरा प्रारंभ नहीं हुई थी। कालिदास के बाद ही काव्यात्मक रूप में गद्य लेखन प्रारंभ हुआ है सुबंधुमान भट्ट आदि के द्वारा। उससे पूर्व गद्य लेखन की परंपरा समुपलब्ध नहीं होती है। हुई होगी, क्योंकि कवि को कविता की दृष्टि से देखा जाता था, आकलन किया जाता था। गद्यकार को सम्मान मिलना बड़ा ही कठिन कार्य होता था। इसीलिए कहना पड़ा था गद्य के लिए कि गद्यम कवि नाम निकषम वदंती, यानी गद्य लिख करके आप श्रेष्ठ कवि होने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो तो महाकवि बाणभट्ट, महाकवि दंडी को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने एक उत्कृष्ट गद्य काव्य की रचना करके गद्य को भी काव्य की विधा में शामिल किया। अब पुनः एक प्रश्न कर सकते हैं कि नहीं, गद्य काव्य की रचना प्रारंभ हो चुकी थी। मैं क्षमा चाहूंगा, दो वक्तव्य है। एक है गद्य काव्य लेखन की परंपरा और एक है गद्य लेखन की परंपरा, दोनों में अंतर है। गद्य लेखन की परंपरा थी और हमारी प्रारंभिक परंपरा गद्य ही है। शिशु जब जन्म लेता है और जब बोलना प्रारंभ करता है तो वह कविता में, काव्य में नहीं बोलता, वो गद्य में बोलता है। तो इसलिए गद्य तो भाषा का आदि रूप है, तो उसको लिखा जाना गद्य लेखन मात्र है। मैं बार बार कह रहा हूं, गद्य काव्य लेखन की परंपरा। और इस गद्य की ओर संकेत हमें रुद्रदामा के अभिलेख में भी है कि रुद्रदामा ने गद्य पद्य आदि लेखन शुरू किया था, सीखा था, उसका अध्ययन किया था। और यही नहीं, गद्य हमें महाभारत में भी प्राप्त होता है। ब्राह्मण, आरण्यक आदि गद्य में लिखे जा रहे, उपनिषदों में हमें गद्य प्राप्त होते हैं। और प्रारंभिक जितने भी अभिलेख हैं वो सारे के सारे गद्य में लिखे गए हैं। तो गद्य लेखन के ऊपर में मेरा कोई कमेंट नहीं, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कवि वर्ग में गद्य काव्य लिखे जाने के प्रति आकर्षण तो वो नहीं था उस काल में। इसीलिए कदाचित महाकवि कालिदास ने गद्य काव्य की रचना नहीं की। यदि परंपरा होती तो शायद जरूर करते, क्योंकि जो व्यक्ति खंड काव्य लिख रहा है, जो व्यक्ति ऋतुसंहार लिख रहा है, जो व्यक्ति मेघदूतम लिख रहा है, जो व्यक्ति नाटक लिख रहे हैं और जो व्यक्ति महाकाव्य लिख रहे हैं, वो गद्य काव्य जरूर लिखते। और तब जबकि उन्होंने गद्यात्मक रूप में 3 सुंदर संवादों से युक्त नाटकों की रचना की है, और उन संवादों में जो सौंदर्य है वही वस्तुतः नाटककार का नाटककारत्व है। तो इस रूप में महाकवि कालिदास गद्य भी लेखन जानते थे। तो मैं शेक्सपियर और कालिदास की बात कर रहा था। शेक्सपियर नाटककार थे, महाकवि कालिदास महाकवि भी थे, नाटककार भी थे और गीतिकार भी थे। तो इस रूप में महाकवि कालिदास के हम 7 काव्यों की रचना पाते हैं, जिनमें जैसा भी मैंने नाम लिखा, बताया कि ऋतुसंहार और मेघदूतम ये खंड काव्य और गीति काव्य माने जाते हैं। महाकाव्य के रूप में रघुवंशम और कुमार संभवम को पाते हैं, और नाटक के रूप में हम पाते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। उसी नाटक की विधा यानी रूपक की विधा का एक और रूप है जिसे त्रोटक कहते हैं। वह त्रोटक जो है वह विक्रम और वशीयम है। तो इस प्रकार से उनके 7 काव्य प्राप्त होते हैं। परंपरा में कई लोगों ने यह भी क्लेम करने की कोशिश की है कि ज्योतिर्विदाभरणम या श्रुतबोध ऐसे कुछ काव्य है जिन काव्यों की रचना महाकवि कालिदास ने की होगी। मित्रों, ना तो मैंने इन दोनों ग्रंथों को पढ़ा है, एक और काव्य है शायद कुंतलेश्वर दौत्यम करके, इसका भी संबंध इनके साथ जोड़ा जाता है। ना तो मैंने ये तीनों काव्य को पढ़ा है, ना ही मैंने इनके ऊपर विमर्श किया है। लेकिन मैं भी एक भावुक कालिदास के भक्त होने के नाते मैं ये जरूर कहूँगा कि कालिदास ने इन तीनों काव्यों की रचना नहीं की है। क्यों नहीं की है ये अलग विषय है, अलग विमर्श है, जो अभी आज का हमारा संदर्भ नहीं है। हम केवल 7 काव्यों तक ही अपने को सीमित करके महाकवि कालिदास का अवलोकन करेंगे और विलोडन करेंगे।
तदनुसार इन 7 काव्यों में अगर हम देखें, सबसे पहले हम उनके खंड काव्य आदि को जानने की कोशिश करते हैं। जो ऋतु संहार है, इसको इनका प्रारंभिक काव्य माना जाता है, जिसमें एक भी चरित्र नहीं है, किसी भी चरित्र, ना तो कोई नायक है ना कोई नायिका है। लेकिन हां, नायक और नायिका का जो प्रेमजन्य संबंध होता है, उन संबंधों के ऊपर में बड़ी गहन और सूक्ष्म चर्चा है, और ऐसी चर्चा है कि जो साधारण व्यक्ति है वो उन्मुक्त होकर के उसे नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडल्ट कंपोनेंट्स हैं। एक तो कभी कभी कालिदास के इस ऋतु संहार को प्रेमियों की दैनंदिनी कहा जाता है, यानी डायरी ऑफ लवर्स, इस रूप में ऋतु संहार है। 6 इसमें ऋतुओं का वर्णन है, उन 6 के 6 को सर्ग कहा गया है, और तदनुसार उन सर्गों में किस ऋतु में किस प्रकार हम अपना प्रणय और प्रणयगत संबंध बनाते हैं, उसका सुंदर वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। ऐसा लग रहा है कि वो महाकवि कालिदास जब यूथफुलनेस में एंटर किए होंगे, तो उस समय के उस रूप स्वरूप का जो उनके मन में जो भाव उत्पन्न हुए हैं, उनको लेकर के इन्होंने यह वर्णन किया है। दूसरा है मेघदूतम। मेघदूतम कई समीक्षकों ने, मैं भी ऐसा मानता हूं कि महाकवि कालिदास की यह ऑटोबायोग्राफी है, और तदनुसार विश्व साहित्य का जो प्रथम हम कहेंगे काव्य है, जो ऑटोबायोग्राफिकल शेप में है, जिनमें आत्मकथात्मक रूप हम पाते हैं, वह मेघदूतम है। इसमें मेघ को दूत बना करके एक विरही यक्ष अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी यक्षिनी के पास संदेश भेजता है, जो मानसरोवर के पास अलका नगरी में रहती है। अब जो ऑटोबायोग्राफी है वो उस रूप में, इसके साथ में एक अपनी कहानी जोड़ता हूं, जो मेरा रिसर्च है, मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। वह यह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की जब रचना की महाकवि कालिदास ने, और जिस प्रकार महाकवि कालिदास ने भरत वाक्य में प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव कह के एक प्रकार से राजा को यह आईना दिखाने का प्रयास किया है कि हे राजा, आप अपने प्रजा कल्याण की ओर ध्यान दें, ऐसा प्रतीत होता है कि वह राजा क्रुद्ध होकर के कालिदास को अपने राज्य से बाहर निकाल देता है 1 वर्ष के लिए। उस 1 वर्ष की अवधि में रामगिरी पर्वत पे रह के महाकवि कालिदास अपनी प्रिया को याद करते हैं, और जिस प्रकार अपने प्रिया को स्मरण करते हैं, उसका एक एक दिन जिस प्रकार वो अपना बिताते हैं, किस प्रकार अपने मेघ से अपने दुखी आत्मा, अपने दुख के भाव संदेश रूप में भेजते हैं, निस्संदेह ये वही प्रेमी हो सकता है जिसने वास्तविक रूप में उस विरह का अनुभव किया होगा। जिसने विरह का अनुभव नहीं किया, वह प्रेम के रूप स्वरूप को नहीं जानता, वह प्रेम के उस विरह भाव को नहीं समझ सकता। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि वह यक्ष कोई और नहीं, स्वयं महाकवि कालिदास थे, और महाकवि कालिदास अपनी प्रेमिका के इस विरह को शब्द रूप में उपस्थित करते हैं, इसीलिए यह उनकी आत्मकथा है। और यही नहीं, कई कवियों ने, खास करके नागार्जुन ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि कालिदास सच सच बतलाना, यक्ष रोया था या तुम रोए थे। क्लियर है कि वो कहते हैं कि वो यक्ष नहीं, वो तुम थे, वो जिनके आंखों के आंसू थे, वो तुम थे जिनकी प्रिया दूर थी और तुम दंड भोग रहे थे, और उस दंड के भोगने के क्षण में जब तुम्हें अपनी प्रिया की याद आती रही, तुम वो थे जिन्होंने आंसू बहाए। और इस रूप में वह यक्ष की कथा नहीं, तुम्हारी कथा है, और चूंकि तुम्हारी कथा है, इसलिए जो इंग्लिश का जो टर्म है ऑटोबायोग्राफी, और मेघदूतम तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये है, और सही अर्थों में जिसने प्रणय किया है, जिसने प्रेम किया है, वो जरूर मेघदूतम पढ़े। मेघदूतम वो प्रणय की उस अवस्था को समझे, प्रणय के उस रूप को समझे कि विरह में प्रणय जन्य पीड़ा कैसी होती है। और जो व्यक्ति इसको समझना चाहता है, मेघ अवश्य पढ़े मेघदूतम। और कदाचित यही कारण है कि समीक्षकों को कहना पड़ा कि मेघे माघे गतम वयः, अर्थात मेघदूतम को पढ़ते पढ़ते हमारी आयु बीत जाती है। हम भावना के उस सरोवर में डुबकी लगाने लगते हैं जिनसे निकलने का मन नहीं करता, इसीलिए हमारी आयु बीत जाती है। मित्रों, हम कालिदास के काव्यों के विषय में पढ़ रहे हैं, और यह वर्णन मैं आगे भी आपके साथ लेकर के चलूंगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।